हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और चाहते हो कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स हो जाए 100% क्लियर, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक आप देखिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजीत एकेडमी। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। अब अगर हम बात करें बिजनेस सर्विसेज की, तो बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम जब बिजनेस इतने अच्छे से चल रहा है तो सर्विस क्यों चाहिए। देखा जाए तो बिजनेस चल रहा अच्छे से है क्योंकि ये बिजनेस सर्विसेज है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस सर्विसेज की हम जब बात करते हैं, इसमें चाहे आप कोई भी सर्विस ले लो, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारी जो सर्विसेज होती है इनका सिर्फ एक ही काम है कि बिजनेस को पूरी तरीके से आप सपोर्ट करो। इसको आप सपोर्टिंग सर्विसेज भी कह सकते हो। बिजनेस को सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? सो दैट हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो एकदम स्मूथली कंडक्ट हो सके, राइट? तो ये बिजनेस सर्विसेज की बात हम इसके लिए यहाँ पे करेंगे और ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? इस चैप्टर में से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ, शॉर्ट नोट, कोई भी पार्ट आप ले लो। तो ज़रूर इस चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। हम आपको ज़रूर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, राइट? बट इस कंसेप्ट पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की। अगर मैं कहूँ बिजनेस सर्विसेज, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सर्विसेज क्या होता है, ठीक है? सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी सर्विसेज होती है वो इनटैंजिबल इन नेचर होती है। अगर मैं बात करूँ इनटैंजिबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, इस चीज़ को कहते हैं इनटैंजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये डस्टर है, राइट? आप ये डस्टर को देख सकते हो, है कि नहीं? इसको टच कर सकते हो, राइट? इसको आप फील कर सकते हो। तो ये हो गई एक टैंजिबल चीज़। बट वही जो हमारी सर्विसेज होती है, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग। अब वापस बच्चे पूछेंगे मैम हम आपको देख सकते हैं। यस, आप एक टीचर को देख सकते हो, लेकिन एक टीचर की टीचिंग को नहीं देख सकते, राइट? आप बैंक को देख सकते हो बट बैंकिंग को नहीं देख सकते। ये जो सर्विसेज होती है हमेशा इनटैंजिबल होती है, ना ये दिखती है, ना आप इसको टच कर सकते हो, ना आप इसको फील कर सकते हो, राइट? चलो ठीक है, सर्विसेज समझ गया। ओके, अब आते हैं हमारे चैप्टर के मेन कंसेप्ट पे जो कि है बिजनेस सर्विसेज। बुक में दिया गया है कि बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने कहा, ये सर्विसेज क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके बिजनेस को सपोर्ट करता है कि आपका बिजनेस बहुत ही स्मूथली, फ्रीली, अच्छे से, कंफर्टेबली चल पाए, राइट? दे आर इनटैंजिबल इन नेचर। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया इनटैंजिबल क्या होता है। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो कैसी होती है? इनटैंजिबल होती है। ना आप इसको देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना ही इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो उन्होंने कहा है, दे आर हेट्रोजीनियस। अगर हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, दो कंसेप्ट होते हैं और वो है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस क्या होता है? तो जब दो चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती है, देखने में, टच करने में, फील करने में एग्जैक्टली सेम होती है, उसको कहते हैं होमोजीनियस। जैसे अगर कोई दो जुड़वा होते हैं जो दिखने में एग्जैक्टली सेम है तो होमोजीनियस। और उसी का उल्टा होता है वर्ड
हेट्रोजीनियस। जब चीज़ें अलग अलग होती है देखने में, ठीक है, टेस्ट, प्रेफरेंस, लुक, साइज, कलर सब में अलग होती है, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग अलग है कि नहीं, कम्युनिकेशन अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, वेयर हाउसिंग अलग है। तो ये सारी सर्विसेज हेट्रोजीनियस है, मतलब अलग अलग है। बहुत ही सिंपल है, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया गया है दे आर इनसेपरेबल, मतलब आप बिजनेस और बिजनेस सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। हर बिजनेस को बिजनेस सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आपको सारी सर्विसेज की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको एक बिज़नेस चलाना है, बिज़नेस को स्मूथली कंडक्ट करना है, तो आपको बिज़नेस सर्विसेज के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। राइट? नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है यहाँ पे दे आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब ये सर्विसेज हमेशा सेम तरीके से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 3 बैंक में आपके अकाउंट है, राइट, हर बैंक का काम करने का तरीका, लोगों का व्यवहार, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब अलग अलग होता है ना, लोग अलग होते हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट है। सारी बैंक्स आपको एग्जैक्टली सेम सर्विसेज नहीं देगी। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है दे आर पेरिशेबल इन नेचर। अब कभी भी बिजनेस सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मुझे आज बैंकिंग नहीं करनी, मैं काम करती हूँ बैंकिंग को जमा करके गोडाउन में रखती हूँ, रख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। बिजनेस सर्विसेज जैसे कंज्यूम करनी है तभी आप उसको यूज़ करोगे। ऐसे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इन सर्विसेज को स्टोर किया जा सके। इसके लिए कहते हैं दे आर पेरिशेबल, जैसे ये आती है उनको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है? ये पेरिशेबल चीज़ जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैं ज़रूर मानती हूँ। आगे जब ये चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इसको पेरिशेबल कहा जाता है। राइट? एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जो लास्ट वर्ड आपको यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? तो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कंज्यूमर कौन है? तो जो भी इन सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। अगर यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज को यूज़ कर रही है तो बिजनेस बन गया उसका कंज्यूमर। जाहिर सी बात है, हम जब तक सर्विसेज में पार्टिसिपेट नहीं करते कैसे यूज़ होगी? आप अगर एज ए बिजनेस गोडाउन में स्टॉक रखते हो, गोडाउन हायर कर रहे हो, गोडाउन बना रहे हो, तब जाके वेयर हाउसिंग यूज़ हो रहा है ना। अगर आप ही गोडाउन नहीं बना रहे, आप ही वहाँ पे गुड्स नहीं रख रहे, तो ये सर्विस काम में नहीं आएगी। तो ये सर्विस में आपका होना, आपका पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट? चलिए, आई होप आपके लिए ये जो इंट्रोडक्शन है या तो बिजनेस सर्विसेज में कौन सी चीज़ें होती है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर किस बात की देरी, जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। जो कि है हमारा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो जैसे मैं हमेशा से कहते आई हूँ, डेफिनेशंस बहुत सारे आपको दिखेंगे बाय डिफरेंट पीपल। हम हमेशा वही डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आसान और इंटरेस्टिंग हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि छोटा वाला डेफिनेशन ही आसान होता है, नहीं, कभी कभी वर्ड्स पे भी ध्यान दीजिएगा, ना कि सिर्फ लेंथ ऑफ डेफिनेशन पे। जैसे यहाँ पे जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ये डेफिनेशन किसने दिया है? तो ये दिया है फिलिप कॉटलर ने। अब फिलिप कॉटलर ने क्या कहा है कि अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस
that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. ठीक है, चलिए मैं भी लिख लिख कर थक गई। ओके, मजाक कर रही हूँ। आई नो बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है, बट मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, प्लीज़ डेफिनेशन के लेंथ पे मत जाइएगा, बट वर्ड्स पे जाइएगा और फिर ही चूज़ करिएगा। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने हमें दिया था, हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे सो दैट हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था, सर्विस एक एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जो एक पार्टी ऑफर करती है कोई अदर पार्टी को। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जब भी सर्विसेज की बात करें, ऑब्वियसली आप चाहे एक्सचेंज की बात करो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, एक्सचेंज में मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक पार्टी सर्विस ऑफर करती है, दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करती है, जो बाइंग एंड सेलिंग हम कहते हैं ना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, एब्सोल्युटली। तो चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, इनकी ट्रेड में मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, दे आर एसेंशियली इंटैंजिबल। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं होती है जो टैंजिबल होगी। सारी की सारी सर्विसेज मैंडेटरीली इंटैंजिबल इन नेचर ही होगी। ठीक है, and does not result in the ownership of anything। जैसे मैं गुड्स खरीदती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास वो गुड्स की ओनरशिप है, लेकिन अगर मैं एक टीचर से पढ़ रही हूँ, क्या मेरे पास वो टीचिंग की ओनरशिप है? नहीं ना। क्या आप क्लेम कर सकते हो कि टीचर ने जो सिखाया वो सिर्फ मेरा? नहीं, आप कभी भी सर्विसेज के ऊपर ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटैंजिबल है, राइट। एंड इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। यस, आप जब भी सर्विसेज की बात करो, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्विसेज को कंज्यूम करके कोई फिजिकल प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत बार जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें, अब कम्युनिकेशन में कौन से प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है? हम अगर फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो क्या हम कोई प्रोडक्ट को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सर्विसेज में आप कोई ना कोई प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करो। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम ये व्हीकल्स को इन्वॉल्व करते हैं, है कि नहीं? कम्युनिकेशन में कहाँ करते हैं? स्पेशली अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, राइट। सो ये हमारा जो डेफिनेशन था ऑफ बिजनेस सर्विसेज, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा, प्लीज़ वापस रिपीट कर रही हूँ, लेंथ पे मत जाइएगा, वर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलिप कॉटलर ने जो डेफिनेशन दिया था, चाहे वो लेंदी हो, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन डिटेल बिजनेस सर्विसेज को इसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके लिए ये जो बिज़नेस सर्विसेज का कंसेप्ट है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगा।
चलिए फिर अगर हमें समझ में आ गया कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती है और क्यों ये ज़रूरी होती है, हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फीचर्स ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं हमेशा कहते आई हूँ कि चाहे वो फीचर्स हो, नेचर हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको घुमाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो पहली फीचर वही है जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, जो है इंटैंजिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटैंजिबिलिटी, ऑब्वियसली सर्विसेज जो होती है इंटैंजिबल होती है, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती। ठीक है, आइए देखते बुक में क्या दिया है। अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। A service can be experienced by the buyer or the receiver। हाँ, आप ऑब्वियसली सर्विस के लिए क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, बस आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, services lack material form and therefore they are intangible. Due to intangibility, services cannot be demonstrated like goods and therefore service providers must create good impact on the consumer by delivering quality service on time। Obviously services intangible है, तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स है या कैमराज है उनको डिस्प्ले में लगाते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, राइट, लेकिन आप इन सर्विसेज को कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि जो ऐसी चीज़ें दिखती नहीं है उसको क्या डिस्प्ले करना। आपको अगर सर्विसेज के लिए मार्केट बनानी है या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, इसका एक ही तरीका है कि आप बहुत ही अच्छी सर्विसेज को डिलीवर करो। धीरे धीरे जैसे आपकी सर्विसेज जानी जाएगी, लोग आपको जानेंगे और सब आपकी सर्विसेज को लेने ज़रूर आएंगे। तो सर्विसेज में अच्छी क्वालिटी और सही टाइम पे सर्विस देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो कि है इनसेपरेबिलिटी। हाँ, वापस कुछ याद आया होगा, राइट। ये जो सर्विस है, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। क्या आप मुझसे मेरी टीचिंग को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप एक लॉयर से उसका नॉलेज अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप एक सिंगर से उसकी आवाज़ अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सर्विस और जो इंसान आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों इनसेपरेबल है, राइट। इसको आप एट विल अलग नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी से ना अलग कर सकते हो, ना किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, देखते पॉइंट में क्या दिया है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। इस पॉइंट को ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। यस, ये सेम टाइम पे ही होना चाहिए क्योंकि ये पेरिशेबल है। तो जो भी इंसान सर्विस देता है वो तभी होना चाहिए ना। अब आप आ जाओ कल पढ़ने और अगर मैं ही नहीं हूँ तो आपको कैसे पढ़ाऊँगी? आप मेरी टीचिंग को ऐसे स्टोर तो कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो सर्विस देने वाला होगा तभी ये सर्विसेज आपको मिल पाएगी। इसके लिए कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जाते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स पे, जो कि है इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी में कहा गया है दैट सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ओसी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कल उठ के कोई और प्रोफेसर आके अगर आपको ओसी पढ़ाए
जाहिर सी बात है हमारे पढ़ाने के तरीके, हमारी आवाज़, हमारा प्रेजेंटेशन, राइटिंग सब कुछ अलग होगा। तो दो इंसान चाहे आपको सेम चीज़ दे, सेम चीज़ पढ़ाए, बट फिर भी वो मैच नहीं हो पाएगा, राइट। इसके लिए कहते हैं कि सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती है, हेट्रोजीनियस होती है, अलग अलग लोग अलग अलग सर्विसेज आपको देते हैं, ठीक है। There can be no perfect standardization even if the service provider remains the same. The quality of service may differ from time to time. For example, some restaurants can give different experience to two different customers. हाँ, ये काफ़ी बार हो जाता है। For example, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, आपके दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बिरयानी मिलती है, और आप ये बिरयानी खाने गए, बट उस दिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। होता है, चाहे वो शेफ़ हो, अभी उस दिन कुछ उसके बनाने में मिस्टेक हो गई, उसका ध्यान नहीं था, या जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बिरयानी में वो अच्छे क्वालिटी के ना मिले, तो भी ये हो जाता है ना। तो चाहे सेम इंसान ही बिरयानी बनाए, बट कभी कभी थोड़े से स्वाद में फ़र्क आ ही जाता है, राइट। तो इसके लिए कहते हैं सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कहता है दैट सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर रह नहीं सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंडे, सब्जी, फ्रूट्स, फिश, ये सब पेरिशेबल होता है क्योंकि आप इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। वैसे ही सर्विसेज कैसी होती है, तो पेरिशेबल होती है। देखते बुक में क्या दिया है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बार बार कहते आ रही हूँ कि सर्विसेज को स्टोर करना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। बीइंग एन इंटैंजिबल transaction, there can never be an inventory. Unlike goods, they cannot be stored. For example, vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in the afternoon. Obvious सी बात है, आप सर्विसेज स्टोर ही कैसे करोगे जबकि वो इंटैंजिबल है, विजिबल ही नहीं है, तो कैसे स्टोर करोगे। जैसे उन्होंने आपको यहाँ पे एक फ़्लाइट का एग्जाम्पल दिया है। समझो एक अर्ली मॉर्निंग हमारी एक फ़्लाइट जाने वाली है दिल्ली में, ठीक है। अब हुआ क्या, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है तो इसकी सीट्स बुक नहीं हुई, 20 सीट्स खाली रह गई। तो क्या वो 20 सीट्स को आफ्टरनून में यूज़ कर सकते हो? नहीं ना, एक बार फ्लाइट उड़ी, सीट्स खाली, तो वो गया अभी। इसके लिए कहते हैं कि पेरिशेबल है, आप इनको स्टोर बिल्कुल भी गुड्स की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, दैट इज सर्विसेज दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, राइट। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी टीचिंग, अब मेरे को ये टीचिंग किसी और को देनी है, मैं दे सकती हूँ, काश, बट नहीं दे सकती, ठीक है। अब लता मंगेशकर जी को अपनी आवाज़ किसी और को देनी है, क्या वो दे सकते हैं? नहीं। अब आइंस्टाइन को अपनी इंटेलिजेंस किसी और को देनी थी, क्या वो दे पाए? नहीं। सर्विसेज को कभी भी सर्विस प्रोवाइडर से अलग किया जा नहीं सकता, इसके लिए उसको किसी और के नाम पे या किसी और को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, राइट। देखते बुक में क्या दिया है। अनलाइक गुड्स, ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल। The ownership cannot be transferred from the provider to the customer. For example, a customer cannot book hotel room, but the ownership of room remains with the hotelier. हाँ, मैं एक होटल में जाके रूम बुक करके रह सकती हूँ, बट क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ अब ये रूम मेरा हो गया? नहीं, वो रूम तो होटल ओनर का ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट दिया गया है, लास्ट पॉइंट जो है वो है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि सर्विसेज में कंज्यूमर का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो सर्विस दोगे किसको?
है कि नहीं? For services, participation of consumer is equally important. Without the participation, services cannot be offered. क्योंकि आप ऑफर करोगे किसको, right? The seller cannot offer services without the presence of consumer and vice versa. Unless the seller is present, you cannot get services. For example, मैं seller हूँ और मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, टीचिंग भी तो एक सर्विस है। अब आप ही नहीं हो, स्टूडेंट्स ही नहीं है, किसको सिखाओ, राइट? और कल जब स्टूडेंट्स आए और मैंने छुट्टी ले ली, तब कौन सर्विस देगा? तो दोनों पार्टी अगर है, चाहे वो प्रोवाइडर हो या फिर कस्टमर हो, दोनों है तब ही ये सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है। बहुत ही इजी फीचर्स है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो हर वर्ड आपके फिलिप कॉटलर के डेफिनेशन में से आया है और हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था वही चीज़ फीचर्स बनकर आई है। बहुत इजी है इन फीचर्स को याद रखना और उनका एक्सप्लेनेशन भी। आई होप आपको ये फीचर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, सो हम जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब बहुत बार जैसे मैं क्वेश्चन कहती हूँ, बच्चों की एक आदत होती है कि हाँ पेज पलट के देखेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है। यस, अगर पेज पलट के देखोगे तो हाँ बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट ठीक है, मैं आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाऊँगी मैं आपको समझा दूँगी कि ये क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, राइट? कोई आपको 11-12 पेजेस का आंसर नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आता है, राइट? सो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। हर एक बिजनेस सर्विस को हम इन डिटेल यहाँ पे जो है वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? बिना देरी किए हुए हम हमारा जो पहला बिजनेस सर्विस है जो कि है यहाँ पर बैंकिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली बिजनेस सर्विस है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की या फिर बैंक की, तो बैंक क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब आप इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हो? बिकॉज ऑब्वियसली बैंक का जो भी काम होता है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, राइट? इसके लिए आप बैंक को क्या कहते हो? तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता है? डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। अब अगर आपको याद ना हो तो आप एडवांसेस को लोन्स भी लिख सकते हो। बैंक का काम क्या होता है? इन डिपॉजिट्स और लोन्स के हिसाब से आपको सर्विसेज देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? जाके बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं। वही किसी के पास अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बैंक से जाके लोन लेते हैं। यही बैंक का काम होता है, ये डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट? अपने कंज्यूमर्स को करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? बहुत ही इजी मीनिंग है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करिएगा। सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो कि कहता है एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 बैंकिंग कंपनी मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब ये थर्ड लाइन पे आपको दिखेगा, accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft and order or otherwise। चलिए, अब ये order otherwise, हाँ ये लॉ की लैंग्वेज है, ऐसी ही होती है। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक दो काम करता है, एक डिपॉजिट्स लेता है एंड दूसरा लोन्स देता है कि नहीं? एक बैंक क्या काम करता है? तो डिपॉजिट्स लेता है, दूसरा क्या करता है? तो लोन्स
देता है। अब समझिए बैंक के पास 10 लाख रुपए की डिपॉजिट है, राइट। अब इतने पैसे अगर बैंक के पास है, इन्हीं पैसों को यूज़ करके वो क्या करेगा, तो अलग अलग लोगों को लोन्स प्रोवाइड करेगा। तो हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं सो दैट कल उठ के यही डिपॉजिट्स को यूज़ करके हम इनको लोन्स के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे सर्कुलेट कर पाए, राइट। इसके लिए कहा है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। पैसे लो सो दैट आप कल उठ के किसी को उधार पे दे सको, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। अब आजकल बैंक आपके डिपॉजिट्स को अलग अलग मार्केट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इन्वेस्ट भी करता है, जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, कंपनी के अलग अलग IPOs है, इसमें भी बैंक इन्वेस्ट करता है सो दैट कल उठ के वो प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक में अकाउंट है, राइट। अब मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए है। कल उठ के अगर मैं बैंक में जाती हूँ कि मुझे 50,000 रुपीज़ दो, ऑब्वियसली मेरे ही पैसे हैं, तो मेरे अकाउंट में से 50,000 मुझे दे देंगे। तो बैंक में जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो वो हमेशा रीपेबल ऑन डिमांड होता है। वी कैन विदड्रॉ दिस मनी। जब आपको आपके अकाउंट से पैसे चाहिए होते हैं, आप वाया चेक या डिमांड ड्राफ्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, जैसे कि डेबिट कार्ड है, उसको यूज़ करके इसको विदड्रॉ कर सकते हो। तो कल उठ के मैं बैंक में जाती हूँ, सेल्फ करके एक चेक देती हूँ कि मुझे मेरे अकाउंट में से 20,000 रुपये दो ना, तो वो दे देंगे। हाँ, उसके लिए आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। 5 लाख है मेरे अकाउंट में, 10 लाख मांगूंगी तो कोई नहीं देगा, राइट। जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उस हिसाब से आप उसमें से जब चाहो विदड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप चेक से करो, डिमांड ड्राफ्ट से करो, कोई ATM कार्ड से करो, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने कहा था इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख चुके हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद तो आया होगा, राइट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि ऐसे आपको सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के आपके फ़ोन में मिल जाए, जो आप जब चाहे तब उसको देख सको, तो यहाँ पे हमारे अजीत एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस प्ले स्टोर के द्वारा, इस एप्लीकेशन के द्वारा हम आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने रीजनेबल कॉस्ट में सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे।